नमस्कार, मेरा नाम मयंक कश्यप है। आप सबका स्वागत है इंडिया डेली लाइव में। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा सर हैं और सर रिटायर्ड जॉइंट सेक्रेटरी हैं एंड एक्स हेड हैं ट्रेनिंग फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सर वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। सर तो सबसे पहले हमारा नियरेस्ट नेबर बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश पूरा उथल पुथल हो चुका है। शेख हसीना वहाँ से जा चुकी हैं। तो सर हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए एक आप ओवरव्यू दें कि बांग्लादेश में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुई एंड शेख हसीना जो इतने लंबे समय से वहाँ की लीडर थी, लीड कर रही थी पूरे देश को, ऐसी क्या स्थिति बन गई कि उन्हें वहाँ से छोड़ के अपना देश जाना पड़ा और वो अभी पॉलिटिकल असाइलम ढूंढ रही हैं। देखिए, इसकी दो वजह है। पहली बात मैं कहूँगा कि जो डेमोक्रेसी का ये ढांचा है, इस ढांचे में बहुत सारी कमजोरियाँ हैं और इस कमजोरियाँ जो खास करके पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी जो हम कहते हैं, जहाँ इंस्टीट्यूशन मजबूत नहीं है, तो जो कोई भी व्यक्ति सत्ता में आ जाता है तो उसे सारी चीज़ें वो हासिल कर लेना चाहता है। तो शेख हसीना जी से गलतियाँ हुई, बहुत एक्सेसेस उन्होंने कमिट किए और कोलेट्रल डैमेजेस बहुत हुए। देखिए, तो शेख हसीना जी के अगर हम पूरे शासनकाल को देखें कि उन्होंने कुछ तो बहुत ही बेहतरीन काम किए। पहली बार उनका एक्शन देखें कि जो इस्लामिक टेररिस्ट थे, रेडिकल्स थे, जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे, उनके खिलाफ उन्होंने बहुत ही कड़ा एक्शन लिया, तो वो बहुत सराहनीय बात रहती है। दूसरा काम जो उन्होंने किया कि बांग्लादेश को जो है एचटीआई पैरामीटर्स पे उन्होंने जो कहा, जिस तरीके से किया, एचटीआई पैरामीटर्स पे उन्होंने बांग्लादेश को वो एक नए सिरे पे लेके गई, डेवलपमेंट को एक नया उन्होंने आयाम दिया। तो ये जो है किसी भी तरीके से देखा जाए तो बांग्लादेश को बहुत अच्छा करके गई। तीसरी बात ये होती है कि जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो दिक्कत ये आती है कि करप्शन को वो कंट्रोल नहीं कर पाई। बहुत सारी फेवरेटिज्म उन्होंने शुरू कर दिया और उसका जो है बहुत गलत असर पड़ा। तो जो अच्छे काम किए उसके साथ साथ होता है क्या है कि एलिनेशन लोगों में काफ़ी बढ़ गई और उसका फ़ायदा इस्लामिक रेडिकल्स ने उठाया। रेडिकलिज्म की जो इकोसिस्टम है, पूरे इकोसिस्टम को वो ख़त्म नहीं कर पाए। वो इकोसिस्टम दबाने के बावजूद जमात इस्लामी को उन्होंने बैन कर दिया। सलाउद्दीन कादिर चौधरी से लेकर मतियुर निज़ामी करके वहाँ पे जो फाउंटेन हेड उनको कहा जाता था जमात इस्लामी को, उनके नेताओं को उन्होंने कंट्रोल कर दिया। उसके बावजूद उसके कुछ जो अवशेष बचे रह गए, वो अवशेष जो है उनको उभर के आ गए और ये उम्मीद की जाती है कि बाहर के कई एक पावर्स जो है उनका इसमें रोल रहा और उस रोल की वजह से उन्होंने मिल के जो है ऐसा सडनली ऐसा माहौल पैदा किया, उस डिसकंटेंट का फ़ायदा उठाया कि उनको सडनली जाना पड़ा। कुछ 6-8 महीने पहले शेख हसीना का एक स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा था कि देयर इज़ अ वाइट मैन हु इज़ ट्राइंग टू फंड माई इलेक्शन एंड ही सेज इफ़ वी कैन मेक यू द प्राइम मिनिस्टर फॉर अनदर टर्म। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक्स नहीं बताया था, इट वाज अ जेनरिक। एंड वहाँ का जो बांग्लादेश का अपोजिशन था, दे वर सेइंग कि दे वांट टू स्टेबलाइज। एंड अभी इनका ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड कोई स्टेटमेंट नहीं है, बट देर आर रिपोर्ट्स विच आर क्लेमिंग कि उनको जानबूझकर वहाँ से भगाने की स्थिति पैदा की गई है। हाउ डू यू लुक एट दिस? नहीं, इसमें बहुत सब्सटेंस है। इसकी स्थिति पैदा बहुत दिनों से की जा रही थी। मेरी तो कुछ महीने पहले बात हो रही थी आवामी लीग के जो लोग हैं जो बांग्लादेश के बाहर हैं और बांग्लादेश के भीतर हैं, तो उन्होंने मुझे साफ साफ कहा था कि 6 महीने मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि जमात इस्लामी और बीएनपी चाहते हैं कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिस माहौल में सरकार अपने आप जो है स्ट्रीट वायलेंस के जरिए उनको इंटिमिडेट कर दिया जाए और सरकार जाने के लिए बाध्य हो जाए। जहाँ तक वाइट मैन की आप बात कहते हैं, ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। अमेरिका ने कई जगह रजीम चेंज किए हैं। आप देखिए, मुसद्दिक की बात की जाती है ईरान में, या अलांडे का केस था चिली में, वो तो 70s केस में रहा। जितने कलर्ड रेवोल्यूशन हुए आप देखें कि पूरे अरब वर्ल्ड में, और कलर्ड रेवोल्यूशन के बाद कैओस एंड अनार्की और ये चीज़ें आ गई, तो उनके पास रजीम चेंज करने का एक तजुर्बा है और उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कहा यह जाता है कि उसकी वजह भी है, सिर्फ रजीम वैसे ही चेंज नहीं करते हैं,
जहाँ पे लॉबिंग जो है बड़ा लेजिटिमेट माना जाता है। और ये जो गुलाम नबी फ़ाई का जो केस आया उसमें दिखाया ये गया कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम के फंड्स के जरिए अमेरिका में लॉबिंग कर सकते हैं। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम को कंटेन करना बड़ा मुश्किल रहा, तो वहाँ से फंड जाते हैं, लोग अमेरिका के इंस्टीट्यूशन को मैनिपुलेट कर लेते हैं और अमेरिका के कुछ फंक्शनरी, कुछ उनके स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, उनके जो CIA के लोग या दूसरे लोग हैं, उनके बारे में ये किया जाता है कि वो एक प्रोफेशनल मर्सनरी की तरह जो है फंड किए जाते हैं और पूरे पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड में वो महम कभी कभी क्रिएट कर देते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि कब कहाँ क्या करना चाहिए। उनका एक मर्सनरी सा एजेंडा हो जाता है और लार्जर पिक्चर तो उनके पास है नहीं। तो इस वजह से ये जो अर्बन वॉरफेयर कहें, स्ट्रीट एजुटेशन कहें, मास डिस्ट्रप्शन कहें, सबवर्शन कहें, तो उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ का शायद ये बात जो है शायद अमेरिका की सरकार की पॉलिसी नहीं रही होगी, उनके लोग का नहीं रहा होगा, लेकिन ये एक लॉबी उनका है जो करता है। तो सर कौन सी ये पावर्स हैं जो US गवर्नमेंट को भी इन अ वे ओवरराइड कर जा रही हैं? देखिए, अगर डेमोक्रेसीज़ में सिस्टम पोरस है तो कोई भी उसमें पेनिट्रेट कर सकता है। उनका आप देखें कि 2021 में जनवरी में कैपिटल में राइट्स हो गए, वहाँ होना नहीं चाहिए था। कई दफ़े मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ के लोगों का मानना है, यहाँ तक कि एक एलेक्स जॉस्की का मैं जिक्र करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर हैं, उन बहुत लोगों का ऐसा रिसर्च आया हुआ है, शायद जनता में बात नहीं होती है, जो कहते हैं कि अमेरिका के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पे चाइना का कब्ज़ा हो गया है। तो जो वाइट मैन जो काम कर रहे हैं, कई दफ़े ज़रूरी नहीं है कि आज की तारीख में वो वाइट मैन अमेरिका का या यूरोप का एजेंडा वो परस्यू कर रहे हों, वो हो सकता है चाइना का एजेंडा परस्यू कर रहे हों। अब हम वाइट मैन को भी दोष नहीं दे सकते। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे दूसरे लोग सारे दूध के धुले हुए हैं। मेरा मानना है कि हमारे देश में भी और हमारे बगल के इस पूरे रीजन में ऐसी ताकतें बनी हुई हैं, क्योंकि चाइना का भी एजेंडा है कि भाई डेमोक्रेसी बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, क्योंकि डिक्टेटर्स को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। अगर डेमोक्रेसी अच्छी आ जाती है तो उसको मैनिपुलेट करना ठीक नहीं होगा किसी के लिए। तो पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी को नहीं आने देना या रेडिकलिज्म का बढ़ाया जाने की बात जब होती है, तो ये मानना है बहुत सारे विशेषज्ञ लोगों का, जिनकी इंटेंशन अच्छी है कि तमाम चीज़ जो है अमेरिका के लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट फोर्सेस करती रही हैं। यहाँ तक कि वो हमारे जो पुराने एक हम RAW के चीफ थे दुल्लत साहब, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे कहा कि देखिए 90s तक में ये कश्मीर के टेररिस्ट को फ्रीडम फाइटर कहते रहे, 9/11 का अटैक होता है तो इनके एटीट्यूड में बदलाव आता है। तो आप जो कह रहे हैं तो दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अमेरिका के सिस्टम में थोड़ी सी इंस्टीट्यूशंस पोरस हैं तो स्पेस मिलता है, तो दूसरे डिक्टेटोरियल पावर्स चले जाते हैं। रशिया के बारे में भी शक किया जाता है, इस्लामिस्ट ग्रुप के बारे में शक किया जाता है और चाइना के बारे में शक किया जाता है कि ये मैनिपुलेट कर लेते हैं। सर बांग्लादेश के मुद्दे पे हमने बात करी, सर 3 देशों का नाम उसमें सामने आया है कि पाकिस्तान, चाइना और US। आपके हिसाब से, आपके नज़रिए में इन तीनों का स्पेसिफिकली बांग्लादेश के डिस्टेबलाइजेशन में क्या रोल है? देखिए, तमाम देश चाहते हैं कि बांग्लादेश को वो एक अपना लॉन्च पैड कहें या वहाँ पे अपने ग्राउंड बनाए, जिससे बांग्लादेश के जरिए भारत को ब्रीड किया जा सके और वहाँ पे भी इस्लामिक रेडिकलिज्म को इस तरीके से, तीनों में मैं नहीं कहूँगा, अमेरिका को उस हद तक नहीं कहूँगा कि अमेरिका का मैं ये कहता हूँ कि उसका एक रेनेगेड सेक्शन हो या उसका रोग सेक्शन हो, वो उसमें शामिल हो जाता है। अमेरिका के इस्टेब्लिशमेंट को मालूम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जरिए चाइना की एक बहुत ही क्लियर स्ट्रेटजी है कि बांग्लादेश को बॉयल होते देना चाहिए था। तो उस वजह से शेख हसीना की तरफ से सरकार में मैं मानता हूँ गलती हुई, कुछ उनके बहुत सारे विश्वसनीय लोगों ने ही उनसे एक्सेसेस करवाए और साथ में जो है ये जो इस्लामिस्ट ग्लोबल नेटवर्क था वो उनके खिलाफ लगा रहा। मैंने कई दफ़े कहा कि इस रीजन में सबसे बहादुर लीडर कोई है तो वो है शेख हसीना, कि जिस तरीके से उन्होंने इस्लामिस्ट के खिलाफ एक्शन लिया, उनका एक्शन शायद पर्याप्त नहीं था। उनके एक्शन की इंटेग्रिटी डैमेज हो गई कि उनके ये भीतर पार्टी में करप्शन आ गया। उनके लोग कहते हैं कि उनकी फैमिली के भी कुछ लोग, खास करके उनके बेटे के बारे में भी लोग जिक्र करते हैं। ये बातें मुझे तो पता नहीं है कि भाई कुछ ऐसा रहा कि फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज़ होनी शुरू हो गई, वहाँ पे शेख हसीना जी से गलती हुई, एक्सेसेस हुआ। लेकिन जो आपने कहा कि ये पाकिस्तान का एजेंडा हमेशा से रहा है, जो रज़ाकार शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ कि बड़ा सोच समझ के किया होगा। देखिए, मैं तो भारतीय हूँ और मैं वही कहूँगा जो भारत के हित में है, जो मानवता के हित में है। तो वहाँ पे ये रेडिकल फोर्सेस को बढ़ाने में, फंड करने में
पाकिस्तान बहुत दिनों से लगा हुआ था। शेख मुजीब भी आए, जब बांग्लादेश लिबरेट होता है तो उसके तुरंत बाद जो है कवर्ट वॉर के जरिए उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। और बांग्लादेश की मिलिट्री में पाकिस्तानी मिलिट्री का, आईएसआई का बहुत बड़ा वर्चस्व है। उनके पास बहुत डीप पॉकेट्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम के फंड्स हैं, चाइना की तरफ से बैकिंग है। तो मुझे कोई शक की गुंजाइश ही नहीं लगती है कि ये मूवमेंट में थोड़ा सा लोकल ये ज़रूर डिसकंटेंट रहा है, शेख हसीना की गलती ज़रूर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तानी आईएसआई नेटवर्क का और चाइनीज़ बैकिंग का इसमें जरूर हाथ है। और इसका नेट रिजल्ट ये होगा कि बांग्लादेश वोलाटाइल रहेगा। उस फ्रंट पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो कोशिश करेंगे कि यूनुस जैसे लोगों को, नोबेल लॉरियट, ये सारे लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को जाके अच्छी अच्छी बातें करवाएं। पाकिस्तान तो ये हो चुका है, और बांग्लादेश की तरफ से हमें नॉर्थ ईस्ट कहें या हमारे ईस्टर्न इंडिया को कहें, किस तरीके को कहें, उसको परेशान करने की साजिश होगी। तो इन दोनों देशों की तो सर विल बांग्लादेश टर्न फ्रॉम अ फ्रेंड टू अ फो फॉर इंडिया? देखिए, बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स के ऐसे भी अंश होते हैं जो बड़े सीक्रेट होते हैं, जिसका जिक्र नहीं होता है। उसमें मेरी भी बहुत कभी इन्वॉल्वमेंट होती रही। तो इतना आसान नहीं होगा। भारत भी कुछ न कुछ तो करेगा ही करेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। और बहुत सी बातें मीडिया में कही नहीं जाती हैं। जी। लेकिन जो भी हुआ है, मैं समझता हूँ कि शेख हसीना का जाना भारत के लिए बहुत बुरा हुआ और हमारी कमी है, हमारी फेलियर है। और जो भी लोग सुन रहे हैं, सरकार के लोग भी सुन रहे हैं, मैं कहूँगा कि अपने एक्सपर्ट को क्रश करने की बजाय, अपने लोगों को क्रश करने की बजाय, आप कोशिश करें कि अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करें। और कोई भी भारतीय, हमारे सिविलाइजेशन के ऊपर एक युद्ध चल रहा है, सिविलाइजेशन वॉर है, हर तरीके से युद्ध चल रहा है, उसमें इस्लाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो भी भारत के, जो भी स्ट्रेटजिस्ट हैं, जो भी अथॉरिटी में लोग हैं, उनसे मेरा एक निवेदन होगा कि देखिए, कोई भी भारतीय क्यों ना हो, अगर उसकी इंटेग्रिटी मौजूद है, उसमें विजडम है, तो उसको हार्नेस कीजिए, उसको क्रश मत कीजिए और अपने टेम्प्रेरी फ़ायदे से उठ के सोचिए। नहीं तो ये सिविलाइजेशन वॉर में भारत का अस्तित्व मिट जाएगा। ये बांग्लादेश का एपिसोड एक छोटा सा उदाहरण है। ये सर एक बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी रही है कि अमेरिका में जब भी कुछ होता है, नो मैटर वेदर देर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, रशियन कोल्यूजन की एक बात आती है। इवन अभी जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनके बेटे हैं हंटर बाइडेन, उनके लैपटॉप को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो एक सभ्य समाज में इंसान देखना भी पसंद नहीं करेगा। बट उसको रशियन कोल्यूजन कह के साइडलाइन कर दिया गया। तो सर रशिया का सही में रोल है, या फिर रशिया एक उनके लिए पॉइंट है बैक ट्रैक करने के लिए कि अगर उनका कोई डिसीजन बैकफायर कर जाता है तो दे लाइक पेन इट ऑन रशिया कि नहीं ये तो रशिया ने किया है? दो बातें हैं, मुझे कभी कोई हिंदी का प्रभाव था, अभी याद नहीं आ रहा है, कि कुछ तो इनमें भी कमी है, कि ऐसी बात नहीं कि एकदम दूध के धुले हुए हैं, कुछ ना कोई दिक्कत है, इनके इंस्टीट्यूशन में कमी है, इनके लोगों में कमी है, इनका सिस्टम परफेक्ट नहीं है। और दूसरा, रशिया की जो बात आती है, बहुत हद तक तो नहीं तो कुछ हद तक सही है कि रशिया का भी बहुत बड़ा तजुर्बा रहा है कि छोटा सा पॉपुलेशन है, सब कुछ होने के बावजूद, सारे डिसएडवांटेजेस के बावजूद, उसने कई दफ़े अमेरिका को बराबर के लेवल पे कंपटीशन दिया है। और जो आप कवर्ट ऑपरेशंस कहते हैं, तो उसमें रशिया के भी बहुत महारत हासिल है। तो ये कवर्ट ऑपरेशन की जो बातें या कवर्ट एक्शन की बातें होती नहीं रही हैं पब्लिक डोमेन में बहुत अधिक तक, और हिंदुस्तान में और कम होती रही हैं, और बहुत कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान में इसको बंद कर दिया जाए। मैं समझता हूँ कि एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एक जिम्मेदार तरीके से इन बातों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका में कुछ फ्लॉज हैं, उनके इंस्टीट्यूशन में गैप है, और रशिया की कैपेसिटी है। रियलिटी तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगी ऐसी दुनिया में, लेकिन हम थोड़ा सही तरीके से असेस करके कुछ प्रिवेंटिव, प्रिएंटिव या डिटेंट मेजर्स ले सकते हैं। सर हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा आसान भाषा में आप बताइए कि काउंटर टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी, बिकॉज नो मैटर कि आप मोनार्की में हैं, आप डेमोक्रेसी में हैं या आप डिक्टेटरशिप में हैं, सिक्योरिटी इज़ आर प्रायोरिटी। तो सर काउंटर टेररिज्म की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होती है? सरकार या फिर अगर कोई डिक्टेटर है तो वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट करता है? उसके क्या कुछ की फैक्टर्स होते हैं जिससे उसका फ्रेमवर्क बनता है? दो बातें मैं कहना चाहूँगा इस पर। देखिए, मेरा मानना है कि गवर्नेंस का हर एक चीज़ जो है वो फोकस होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी पे।
नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसका टेररिज्म, वॉरफेयर, मिलिट्री सिक्योरिटी वो एक छोटे छोटे कंपोनेंट है। और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको गवर्नेंस के हर एक डायमेंशन को देखना पड़ता है, स्टेट की स्टेबिलिटी को देखना पड़ता है, सोसाइटी वाइब्रेंट रहे वो देखना पड़ता है, आपके लोगों का हेल्थ केयर अच्छा रहे, हेल्थ अच्छा रहे, आपके एजुकेशन लेवल अच्छी रही, आपके इंस्टीट्यूशंस अच्छी रहें, आपकी डिप्लोमेसी, तमाम चीज़ें आती हैं। उसका एक तरीका है जो फिज़िकल सिक्योरिटी की बात करते हैं तो उसमें एक मिलिट्री सिक्योरिटी, कन्वेंशनल वॉर आता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं इर्रेगुलर और नॉन कन्वेंशनल वॉर आते हैं। तो उसके कई एक पहलू होते हैं। एक पहलू होता है क्या कि आतंकवाद। जब भी आतंकवाद होता है तो आप देखें कि बड़ा एक स्पेक्टेकुलर सा ये होता है, लोगों की बड़ी दिलचस्पी आ जाती है। तो आतंकवाद जो है एक साइकोलॉजिकल और फिज़िकल दोनों डायमेंशन होता है वॉर का। तो इसको जो है करने के लिए अब ये नया फ्रेज़ आया है जिसे कहते हैं काउंटर टेररिज्म, कि कैसे आप आतंक को रोक सकें। आज की तारीख में हम लोग उससे काफ़ी आगे निकल चुके हैं। काउंटर टेररिज्म से भी ज़्यादा एक ये होता है एंटी टेररिज्म, कि टेररिज्म को प्रिवेंट कैसे किया जाए, प्रीएम्प्ट कैसे किया जाए, टेररिस्ट को रोका जाए। वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम क्या अपने गवर्नेंस के ढांचे को, सोसाइटी के ढांचे को अगर हम किस तरीके से रीओरिएंट करें जहाँ टेररिज्म के लिए पनपने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। तो मैंने कि काउंटर टेररिज्म पे या टेररिज्म की स्ट्रेटजी पे एक पेपर लिखा था, शायद आपको पढ़ने का उसका मौका मिला है। तो मैं ये कहता हूँ कि हम काउंटर टेररिज्म को कहते हैं या एंटी टेररिज्म को, दोनों को मिला दें तो कहते हैं टेररिज्म को प्रिवेंट कैसे किया जाए, प्रीएम्प्ट कैसे किया जाए, डेटर कैसे किया जाए। टेररिज्म को इरेडिकेट करना, एकदम ख़त्म करना ऑलमोस्ट असंभव के बराबर है, वो है नहीं। जब से दुनिया बनी है टेररिज्म के फॉर्म चेंज होते रहे हैं, बट टेररिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ इरेगुलर वॉरफेयर। टेररिज्म लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है। हिंदुस्तान में दुर्भाग्य से हम इसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और इसको दुनिया में बहुत जगह ऐसा हो रहा है उसको समझ के चल रहे हैं। और ये ऐसा कॉम्प्लेक्स वॉरफेयर है जिसमें मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजिकल डायमेंशन को आप ध्यान दें। तो जब तक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके देवबंद में प्रचार होता रहेगा कि गैर मुसलमान काफिर हैं, उनकी हत्या कर दें, तो ये टेररिज्म की पहली सीढ़ी है आतंकवाद। फिर आप में ऑर्गेनाइज क्राइम होता रहेगा कि आपके पुलिस के इंस्टीट्यूशन करप्ट रहेंगे, आपकी पॉलिटिकल फंडिंग ठीक ठाक नहीं रहेगी, आपके कॉर्पोरेट्स बहुत सारा ब्लैक मनी जनरेट करते रहेंगे। और ब्लैक मनी के साथ साथ एक और मनी होती है डर्टी मनी जिसे कहते हैं, नकली नोट छापने का काम जब तक होता रहेगा वो सबसे बड़ा सोर्स है। ड्रग ट्रेड होता रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें एक साथ चलती हैं, उसका एक मैनिफेस्टेशन होता है टेररिज्म। टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम दोनों लिंक्ड है। कभी भी जैसे टेररिज्म फंडिंग की बात आप कर रहे हैं तो उसका सोर्स ऑर्गेनाइज क्राइम ही रहा आ सकता है कि ऑर्गेनाइज क्राइम आता है और इसके इंस्टीट्यूशंस है दुनिया में कि जो टेररिज्म की फंडिंग को मॉनिटर करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें कुछ कुछ मेजर्स तो लाए गए हैं, क्योंकि हम वेगली तो बात नहीं कर सकते, तो स्पेसिफिक मेजर्स लाए गए हैं। तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पहलू है जिसे आप कह सकते हैं, वो है टेररिज्म को हैंडल कैसे किया जाए। तो उसके 85 तरीके हैं और मेरा मानना है कि आपको गवर्नेंस के ढांचे को भी इतना एफिशिएंट करना पड़ेगा कि टेररिज्म के लिए स्पेस नहीं बचे। दूसरा, सोसाइटी में ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा जिस माहौल में न तो इस्लामिक रेडिकलिज्म हो, और इस्लामिक रेडिकलिज्म को क्या फ़ैन करती है, क्या है जो इस्लामिक रेडिकलिज्म को हवा देती है। अगर एक हिंदू पैरोकिलिज्म आती है, काउंटर रिएक्शन भी एक पॉइंट से अधिक आता है, कुछ हद तक तो चलेगा, वो इस्लामिक रेडिकलिज्म को एक बैलेंस पे लाएगी, लेकिन एक पॉइंट के बाद चली जाती है तो वो इस्लामिक रेडिकलिज्म को प्रमोट करना शुरू करेगी, सोसाइटी में बिखराव बढ़ेगा। और इस्लामिक रेडिकलिज्म को कंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम जितने देश के मौलाना हैं उनको मिलाएं, बातचीत करें, उनसे प्यार से समझाएं और ज़रूरत पड़े तो उन पर दबाव बनाएं कि जो भी कोई भी किताब देखिए किसी न किसी इंसान ने लिखी है। ये कहना कि ये ऊपर से आई है, ईश्वर ने लिखी है, भाई ईश्वर ने लिखी होगी तो ठीक है, किसी इंसान को ही बताई होगी, आपकी वजह से उस इंसान के समझ के बाहर की बात है, क्योंकि ईश्वर कभी किसी को नफ़रत करने की बात सिखा ही नहीं सकता है। तो ये जो है नफ़रत वाली तमाम चीज़ों को उस किताबों से हटाइए और उनको बताइए कि इसका मतलब ये होता है, और सारे इंसानियत में अच्छी बात करने की नसीहत दीजिए। और दूसरा ये कीजिए कि जो अपनी इकॉनमी को दुरुस्त कीजिए कि ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए स्पेस नहीं बचे। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी बहुत ये रहे, बट ये अपने आप में सफिशेंट नहीं है। आपके इंस्टीट्यूशन सबवर्ट हो जाते हैं। कई दफ़े मेरा इस चैनल पे मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैं बहुत विश्वस्त हूँ कि जो हमारे सिक्योरिटी में पुलिस में कुछ अफसर रहे जो डी कंपनी के साथ मिलके अपराध करते रहे, जो हर तरीके से ड्रग के ट्रेड में शामिल रहे, वो इस सरकार के आते ही सरकार के बहुत प्रिय बन गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए स्टेक बहुत हाई था।
दूसरों के लिए स्टेक बहुत अधिक था, तो वो फ़ौरन इसमें चले आए। और उसके बाद जो उन्होंने क्या काम किया, यहाँ आने के बाद जो इनकरप्टिबल अफसर रहे, जो क्योंकि पॉलिटिशियन तो एक विजन दे सकता है, जो बहुत प्रोफेशनल रहे, जो काम किया, जिन्होंने, जिनकी एक आइडियोलॉजिकल कहें या मॉरल कहें, पैशनेट कमिटमेंट रही कि भाई हमें अपने देश के लिए काम करना है, तो उस फोर्सेस को ख़त्म करें। तो ये एक कल्चर ऑफ लीडरशिप, एक इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी, ये बहुत ज़रूरी है अपनी सरकार को अपने इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो देखिए, जो काउंटर टेररिज्म है, इस पर तो मैं बहुत पढ़ाता हूँ। सबसे पहला शायद दुनिया में कोर्स भी एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव इस रीजन में मैंने ही शुरू किया था। डिटेल्स उसके मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि उसके डिटेल अगर हम बात करें तो टेररिस्ट को भी पता चलेगा। तो हम कोशिश करते हैं लोगों के ब्रेन में जाने की, उनके कल्चर, उनके सोचने का तरीका, वो उनके एक्शन को एंटिसिपेट करने की, लेकिन साथ में ये भी कोशिश करते हैं कि पूरे इकोसिस्टम को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करें कि जहाँ रेडिकलिज्म के लिए स्पेस नहीं बचे। सर, इसमें एक क्वेश्चन और निकल के आता है, जो आइडेंटिटी ड्रिवन टेररिज्म है, जिसको इस्लामिक रेडिकलिज्म हम लोग कहते हैं, यूएस पे उसका इम्पैक्ट सर जो सबसे बड़ा था, और जहाँ से उन्होंने उसके बाद शुरू किया कि वॉर ऑन टेररिज्म, उनका जस्ट नया नया वॉर ऑन ड्रग्स ख़त्म हुआ था। सर, एक चीज़ मैंने देखी है कि यूएस ने जब भी अटैक किया है या फिर टेररिज्म के अगेंस्ट उन्होंने एक्शन लिया है, इंडिया कभी भी इन्वॉल्व नहीं रहा है किसी भी मिलिट्री एक्सपेडिशन में यूएस के। तो सर, ये जो इंडिया की दूरी है यूएस के एक्सपेडिशन से, यूएस का वॉर अगेंस्ट टेररिज्म से, ये सही बात है, गलत बात है, या फिर वो डिप्लोमेसी कर रहे हैं? दो इसके पहलू हैं। देखिए, इस पे इसका जवाब देने से पहले जो इस्लामिक टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसको शायद मेरे ख्याल से कहीं और कहा नहीं गया है। देखिए, इस्लामिक टेररिज्म के अलावा दूसरे ब्रांड के भी आइडेंटिटी ड्रिवन टेररिज्म रहे हैं। शिकारी जिलोट्स की बात की जाती है, ज्यूज़ के टाइम में, रोमन इसके समय में, कि किस तरीके से वो हत्याएँ करते थे, पूरे तालाब में जहर फैला देना, मास टेररिज्म होता रहा है। हर मेडिएवल इरा में भी टेररिज्म होता रहा है। जब मैंने इस्लामिक टेररिज्म के तह में जाने की कोशिश की कि क्यों ऐसा होता है, तो हमने बिहेवियरल बायोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी लोगों की जानने की कोशिश की। वाइट सुप्रीमेसिस्ट हैं, उनके ब्रेन के भी अंदर जाने की कोशिश की, कुछ स्टडी करने की कोशिश की। तो ये देखा गया कि जो भी लोग वायलेंस में या टेररिज्म में बिलीव करते हैं, वो उसको सोसाइटी से हेट्रेड होता है, तो उनके ब्रेन की एनाटॉमी थोड़ी सी अलग होती है। क्यों ये होती है अलग? तो कई दफ़े देखा जाता है कि या तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसे जीन्स इनहेरिट किए, और उसके बाद उससे बात नहीं बनती है। ऐसे माहौल में रहे जहाँ बहुत एंग्जाइटी में रहे, बहुत स्ट्रेस में रहे, एक बहुत सेंस ऑफ बीइंग रॉन्ग ये रहा कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, तो वो करते रहे। जो इस्लामिक टेररिज्म की आप बात करते हैं, देखिए, बहुत लोग कहते रहे कि गरीबी से है। नहीं, गरीबी से बिल्कुल नहीं है। ये बहुत सिंपलिस्टिक सोल्यूशन है। दो चीज़ें हैं कि उस रीजन से, पूरे वेस्ट एशिया में या जहाँ इस्लाम नहीं भी था, वहाँ का एक अलग सा कल्चर था। जब एवोल्यूशन, हमारे जो बिहेवियर है ना, उसका कुछ पार्ट तो हमने सीखा है, कुछ पार्ट अपने पेरेंटल जीन से लिए हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा पार्ट है जो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर से चला आता रहा है, और कुछ और भी ज़्यादा है। तो कुछ तो हमारे में कॉमन है और कुछ डिस्टिंक्ट होना शुरू होते हैं। तो जो वेस्ट एशिया में कल्चर रहा है, वहाँ पे ट्रेचरी का, विश्वासघात ये करने का, जो भी कहें, डिसेप्शन से मारने का, ये सारी चीज़ें हैबिट्स रही। तो उनका जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा अलग रहा। हिंदुस्तान में थोड़ा ऑल्ट्रिज्म का रहा। अब हम सब मिल के बराबर ही हो रहे हैं, लेकिन उससे नहीं होता है। एक तो वहाँ का कल्चर रहा, दूसरा सोसाइटल प्रैक्टिसेस रही कि इस्लाम के नाम पे हुआ क्या कि उस वेस्ट एशिया की मेडिएवल कुछ प्रैक्टिसेस रही, जिसमें ट्रेचरी, जिसमें ब्रुटैलिटी, जो इब्राहिम का कॉन्सेप्ट है, जो कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है, ये क्रिश्चियनिटी से उन्होंने बोरो किया, उस जुडाइज़म में भी उसका ये है। लेकिन उसको लेने के बाद इन्होंने इसको सोसाइटल प्रैक्टिस के रूप में रेगुलेट कर दिया कि भाई जानवर का कत्ल करना है और इसको इस तरीके से कत्ल करना है। तो इन चीज़ों पे किसी को सोचने की ज़रूरत है कि वो वायलेंस को ब्रीड करता है कि आप जानवरों का कत्ल करते हैं। एम्पैथी का जो एंगल है आपके दिमाग से, वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है कि एम्पैथी नहीं रहेगा। दूसरा, वहाँ पे ये कल्चर था कि भाई दूसरों की महिलाओं को आप कब्ज़ा कर लेंगे। 72 हूर का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए कि बहुत ही परवर्स कॉन्सेप्ट है आज की तारीख में। भाई एक तो क्योंकि इसका बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा। आप देखें कि जब इस्लाम नहीं आता है, टर्की में भी आप देखें कि हिटाइट सिविलाइजेशन में भी हरम का कॉन्सेप्ट उनका है, मंगोल में भी है कि आप दुश्मन को जाते हैं, मारते हैं, उनके तमाम एबल बॉडीड लोगों को ले आते हैं।
जूलियस सीज़र की लड़ाई के समय में आप देखें कि वो समय शायद क्रिश्चियनिटी तो नहीं आई थी, प्री क्रिश्चियन एरा रहा। उसमें वो क्या करते हैं कि दूसरे एरिया में जाते हैं और उसके बाद हत्याएं करने के बाद सारे एबल बॉडीड लोगों को स्लेव बना के लेके आते हैं, महिलाओं को भी स्लेव बना के लेके आते हैं, बच्चों तक को स्लेव बना के लेके आते हैं। तो ये जो कल्चरल फीचर्स रहे, इस्लाम जब रिसर्जेंट पे आता है, इन तमाम फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करता है। इसका जो प्रैक्टिस करने का तरीका समहाउ जो लोग इसमें आते हैं उसको उन्होंने इतना रिगरस बना दिया कि ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो एक तो आप कहें कि उस कल्चर का जो हिस्सा बना, जो मेडिएवल रहा, जो बारबरिक रहा, जो ब्रूटल रहा, और उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है कि भाई जो गैर उसमें इस्लामिक हैं वो सारे को गुलाम बना लीजिए। तो इन चीज़ों को लगातार रीइंफोर्स किया जाता रहा है, लगातार इसको दिया जाता रहा है कि भाई जन्नत में जाएंगे, 72 हूरें मिलेंगी। हशीशियाँ का या असैसिन का कॉन्सेप्ट भी कभी मैंने लिखा था बहुत साल पहले, और बहुत लोगों ने अब इस पर बात करना शुरू किया कि हर आतंक से पहले, आतंकवादी ये से पहले या ख़ास करके सुसाइड ये होता है तो उनको हशीश पिलाया जाता था। असैसिन वर्ड जो है हशीशियान से आया है कि वो हशीश पिलाया जाता था। उनको बहुत खूबसूरत गार्डन्स बनाने का तरीका था। ईरानियंस इसमें जो आप देखें वेस्ट एशिया में गार्डन्स में ले जाते थे, रॉयल घर की महिलाएं आती थी, महिलाओं के साथ एंजॉय करने का उनको मौका दिया जाता था, और दूसरे दिन वो जाके नज़दीक से हशीश खाने के बाद हत्या करते थे जो उनके ओपोनेंट ये होते थे। निज़ारी इस्माइली सेक्ट इसको कहते हैं, इन लोगों ने शुरू किया। तो ये जो है एक बड़ा आइडेंटिटी ड्रिवन ये में इस्लामिक ये का जो टेररिज्म का है, ये सबसे ऑर्गेनाइज ऑल परवेसिव है। लेकिन ये कहना कि सारे मुसलमान ये है, नहीं, वो गलत है। और इसी वजह से इनको फ़ायदा उठता है कि लोग पूरे मुसलमान को टारगेट करना चाहते हैं। जो मुसलमान इस तरीके से नहीं सोचते हैं, जो यहाँ के भी हैं, उनको भी थोड़ा बुरा लगता है। सर एक बात आपने बोली कि कुर्बानी वाला जो कंसेप्ट है उससे काफ़ी लोग मतलब थोड़ा सा उसके प्रति वो सॉफ्टन हो जाते हैं, बिकॉज उनके लिए बहुत, जिसने कभी जीवन में जो नॉनवेज नहीं खाया है, जिसने कभी देखा ही नहीं मरते हुए, उसके लिए वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। बट मैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुसलमान मेरे दोस्त भी हैं, ऑफिस में भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग सर ये समझते हैं, वो मतलब कि ऐसा क्या होता है कि केवल एक सेक्ट है वो टेररिज्म के प्रति आकर्षित हो जाता है, बाकी जगह मुसलमान बहुत आराम से जीवन यापन करते हैं, आराम से रहते हैं, मेरी और आपकी तरह रहते हैं, उनके मन में कोई गलत भाव नहीं होता है। बट ये जो सर आइडेंटिटी बेस्ड टेररिज्म है या रेडिकल इस्लामिज़म जो है, ये एक पर्टिकुलर सेक्ट में ही आता है। क्या, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इंडिविजुअल फैक्टर ओवर पावर करता है रिलीजियस बैकग्राउंड को? नहीं, देखिए, इसका एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। एक एस्पेक्ट ये है कि पुराने प्रैक्टिसेस आएँ, पुराने जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो रीइंफोर्स कर रहे हैं। लगातार जो है देखा जाए कि वेस्ट ने भी इसको बढ़ाने की कोशिश की, अभी से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उसके आसपास से बढ़ाने की कोशिश की, एशिया को कंटेन करने के लिए, रशिया को कंटेन करने के लिए। एंग्लो रशियन राइवलरी बहुत पुरानी है, कुछ लोग कहते हैं 16-17 सेंचुरी की, कुछ लोग कहते हैं जब से रशिया ने अटैक किया ईस्टर्न रोमन एम्पायर पे तब से ये चल रहा है। तो ये एक वेस्ट ने जानबूझ के इसको बढ़ाने की कोशिश की। कुछ रहा कि जब ये इस्लामिक डोमिनेशन बढ़ गई तो उसके में क्लरिक्स पैदा हो गए। सारी जगह कहीं भी कोई सिविलाइजेशन बढ़ती है तो उसमें क्लरिक्स आते हैं, वो रिलीजन को इंटरप्रेट करते हैं और रिलीजन पे सारे लोग सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है जिसके 5 बार नमाज पढ़िए तो आपको हर बार जो है चीज़ें रीइंफोर्स हो जाती हैं। तो वेरिंग डिग्रीज ऑफ जो आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस और प्राइड आइडेंटिटी में सभी को है। रूलिंग ये रही हैं, कई दफ़े जो है इन्होंने देखिए कि ईरान जैसे पूरे सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया, उनकी पूरी आइडेंटिटी ही ख़त्म हो गई। ज़ोरास्ट्रियन सिविलाइजेशन है, कहीं नहीं है। इंडोनेशिया में पूरी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई। आज जो सो कॉल्ड पाकिस्तान है भारत का एक हिस्सा है। जो ईस्टर्न तुर्किस्तान है, काशगर जो है, वो आप देखें कि वो कभी भारत की सिविलाइजेशन से मिलता जुलता था। तो जैसे जैसे भारत एक सिविलाइजेशन के रूप में इस एशिया में सिमटा है, जो वैसे वैसे इनको वर्चस्व मिलता गया है। और पावर का एक एंगल रहा, सेंस ऑफ पावर रहा, और आपको कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट करने के बाद जो है एक इस्लाम में है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो देखिए उनकी कुछ स्ट्रेंथ भी है और कुछ प्रैक्टिसेस भी हैं जो जिसमें दिक्कतें हैं, जिसमें वायलेंस है। तो ये नहीं है इस्लाम के जो वर्तमान कई एक प्रैक्टिसेस हैं जिसमें जेनोसाइडल वायलेंस का स्ट्रीक है। बहुत सारे लोगों के साथ मेरी डिस्कशन जब हो रही थी तो कहते थे कि देखिए जब ह्यूमन स्पीशीज़ जब इवॉल्व होते हैं तो कहते कुछ इवॉल्व होते समय, जैसे वो कहते हैं माउंटेन गोरिल्ला, कुछ और ये स्पीशीज़ हैं
बहुत, अब ह्यूमन का कुछ होमिनिड्स वहीं से आते हैं, मैं एक नाम बताया, लेकिन कई बबून्स, उनमें देखिए कि वायलेंस का स्ट्रिक बहुत अधिक होता है। वो जो उनको टूर्नामेंट स्पीशीज़ कहा जाता है कि वो जो है वन मेल और बहुत सारी फीमेल, तो ये जेनेटिक का नहीं है, तो सोशल प्रैक्टिस से भी आप सीख सकते हैं। आपका ब्रेन कहाँ रहते हैं, एक फिनोमेनन कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। आप जिस माहौल में रहेंगे, आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपके ब्रेन की एनाटॉमी के बड़े फाइनल डिटेल्स कुछ दिन बाद उस माहौल में रह के चेंज हो जाते हैं। तो कन्वर्ट्स भी आए हैं, वो हो सकता है ऐसे होमिनिड्स के इसमें नहीं रहे हों, उनकी भी फिर प्रैक्टिसेस वैसी हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा हो जाती है। तो जो बॉर्डर पेट्रोल है, जो जेनोसाइडल वायलेंस है, इसका बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है प्री इस्लामिक, अरब, हिटाइट और मंगोल वर्ल्ड में। आप देखें कि जो मंगोल थे वो भी टेंग्राइज़म को मानते थे। चंगेज़ खान, बहुत लोग कहते हैं कि सनातन थे, जो कि बहुत हद तक से ये पॉलिथिस्ट थे, और टेंगरा विलियो को मानते, कुछ कहते हैं कि नहीं वो काली जी के रूप को मानते हैं, कोई कहते हैं नहीं सन गॉड के इस रूप को मानते हैं, जो भी थे। ये बयान सर हमारे देश में बहुत विवादित हो सकता है। आपने चंगेज़ खान को चंगेज़ खान मुसलमान सनातन आपने बताया है, लेकिन मेजरली लोग उनको मानते हैं कि वो मुसलमान ही थे। बिल्कुल नहीं थे मुसलमान, आपको गलतफहमी है। कुबलाई खान बुद्ध बनते हैं और उसके बाद तैमूर के एक दो जनरेशन से पहले वो आके मुसलमान बनते हैं। चंगेज़ खान, जिन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा उनको गलती होगी। चंगेज़ खान हरगिज़ मुसलमान नहीं थे। चंगेज़ खान जो है, और टर्की के इसमें वो टेंग्रिज्म को लोग कहते हैं कि विश्वास करते हैं, वेस्ट का मानना है, लेकिन हमारा मानना है कि वो मूर्ति पूजक थे। पहली बात, बहुत सारे वे इसमें विश्वास करते थे, और हिंदुइज़्म में बाद में पैसिफिस्ट हुए, वरना जितनी मार्शल रेस हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो पहाड़ों में रहने वाले लोग थे, ये इस तमाम में, ये सारे के सारे हिंदू थे ना। बलूचिस्तान का मतलब है बल उच्च, तो ये जो है बाद में हम पैसिफिस्ट और वैष्णविज़्म बाद में ये आया है भारतवर्ष में। इस्लामिस्ट रेडिकलिज्म का जो रोल है, उसका सबसे बड़ा प्रोडक्ट जो हमारे विसिनिटी में है, इंडिया की विसिनिटी की जो मैं बात कर रहा हूँ, अलकायदा रहा है, आईसिस रहा है, और यूएस जो है आईएसआई से, अलकायदा से ऐसा क्लेम है कि यूएस जो है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करता है, फंड करता है। एक चीज़ सर हमने और देखी है कि अगर हम अलकायदा की बात करें या फिर हम आईसिस की बात करें, जो उनका जो वेपनरी है, उनका जो एम्यूनिशन है, यूएस बेस्ड उनके पास वेपन्स होते हैं, यूएस बेस्ड उनके पास टेक्नोलॉजी होती है। तो एक तरफ यूएस जहाँ रेडिकलिज्म को या टेररिज्म को ख़त्म करने की बात करता है, तो ऐसे चैनल्स कैसे लूज़ रह जाते हैं कि उनको आप एम्यूनिशन, आर्म्स सप्लाई भी कर पा रहे हैं, स्मगल भी कर पा रहे हैं। अगर आप वहीं से कट ऑफ कर देंगे तो उनके पास तो इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं कि वो आपको ओवर पावर कर देंगे लड़ाई में। तो इसके ऊपर सर आप कैसे देखते हैं इसको, इस सिचुएशन को? देखिए, दो बातें हैं। यूएस के बारे में ये असेस किया जाता है कि हमेशा से उसके डीप स्टेट ने इस्लामिक रेडिकलिज्म को फ़ैन किया, बढ़ाया, इंकरेज किया, नर्चर किया, और वो मानता नहीं है डिनाइबल तरीके से। ये डिनाइबिलिटी और डिसेप्शन हमेशा से स्टेट क्राफ्ट का एक हिस्सा रहा है। उन्होंने सोचा है कि इस्लामिक रेडिकलिज्म को बढ़ा के वो किसी न किसी को चेकमेट कर देंगे, जो खास करके प्रो सोवियत, प्रो कम्युनिस्ट ये रहे हैं, जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते हैं। तो आप देखिए, पूरा तालिबान जो है अमेरिका का क्रिएट किया हुआ है, पूरा अफगानिस्तान में रेडिकलिज्म अमेरिका का क्रिएट किया हुआ है। ईरान में भी किसी समय में देखा जाए तो शाह को जरूर लाए, थोड़े से लिबरल थे, लेकिन काउंटर रिएक्शन हो गया, वहाँ की समस्या उनके क्रिएट की गई है। अलकायदा के बारे में कहा जाता है कि इनिशियली ये अमेरिका का क्रिएट किया, आईसिस के बारे में भी कहा जाता है। तो दो चीज़ें हैं। अमेरिका की जो बात आप करते हैं, तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि अमेरिका कभी एक मुँह से बोलता नहीं है, काम नहीं करता। उसमें 4-5 फैक्शन है। पहला फैक्शन स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन और ये जो उनके नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, उनमें भी थोड़े थोड़े वेरिएशन है। आप देखिए कि जब बातचीत चल रही थी अफ़गानिस्तान में, आपने जैसे कहा, तो उनके मिलिट्री के लोगों का मानना था कि जिस तरीके से उनके लोगों की हत्याएं हुई, जान गई, लेकिन साथ में जो तालिबान है उसकी फंडिंग होती रही, तालिबान के जरिए ड्रग ट्रेड होता रहा, और उनका मानना है कि बिना इंटरनेशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर के, बिना अमेरिका के कुछ डीप स्टेट के ये संभव नहीं है। तो उनके भीतर भी ये एक रिसेंटमेंट है कि उन्हीं का डीप स्टेट कुछ न कुछ करते रहता है जो उनके देश के हित में नहीं है। तो
दूसरा आप देखें कि वहाँ पे लेफ़्ट लिबरल लॉबी कहें, ह्यूमन राइट्स ग्रुप कहें, वो एक अलग टेंजेंट पे चलते हैं, वो अलग बातें करते रहते हैं कि क्या ये होना चाहिए। कॉर्पोरेट सेक्टर का अपना एजेंडा है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वॉर एक इंडस्ट्री है। उनका कहना है कि अगर वॉर नहीं होगा तो हम मिलिट्री इनोवेशन कैसे करेंगे, दूसरा हम मिलिट्री के वेपन्स को कैसे टेस्ट करेंगे। तो उनका मानना है, बहुत लोगों का असेसमेंट है, ये चीज़ें साबित नहीं की जा सकी। देखिए, स्टेट क्राफ्ट जो है क्लरिकल मोड से आप नहीं कर सकते, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बातों को सही तरीके से सोच के, समझ के, एंटिसिपेट करें, एंटिसिपेट करके आप एक्ट करें। क्लर्क कभी जो है लीडर नहीं बन सकते हैं, इसको ध्यान रखिए। क्लर्क कभी भी स्टेट्समैन नहीं बन सकते, ये ध्यान रखिए। कानूनची कभी बड़े अच्छे स्टेट्समैन नहीं बन सकते, क्योंकि कानून की अपनी लिमिट होती है। स्टेट क्राफ्ट शुरू होता है वहाँ से जहाँ कानून और क्लर्की दोनों ख़त्म हो जाती है। तो ये और उसके बाद भी आप में एक इंटेग्रिटी रहती है कि आप जो है गलत असेस नहीं करेंगे, और आप में एक इंटेलिजेंस भी चाहिए सही असेस करने के लिए, और वो इसका एक डिटेल बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो बताता है। तो ये अमेरिका के सिस्टम में देखिए, एक तो गैप्स है, जिस गैप की वजह से दिक्कत आती है। दूसरा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, अमेरिका ही क्यों, चीन बहुत अधिक तरीके से कर रहा है, दूसरे स्टेट भी अपने अधिक तरीके से कर रहे हैं, और जहाँ जिसको मिलता है, मौका मिलता है, आप देखें कि वो उसका अपना एजेंडा होता है, ह्यूमन फ्रेलिटीज़ होती है, सब एक दूसरे को डोमिनेट करने की टेंडेंसी होती है, अपने आप को प्रॉफिटियर करने की टेंडेंसी होती है दूसरे के कॉस्ट पे। और जो भारत की खूबसूरती है कि जो आप सनातन के आपने कहा, मैंने कहा कि बिल्कुल चंगेज़ खान भी सनातन ही थे, लेकिन उसके बावजूद भारत के सनातन की जो इवॉल्व हुआ है सनातन के भी कई एक पहलू हैं कि जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती ये है कि हम में ऑल्ट्रुइज़म अधिक है, रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज़म कहें, जो भी कुछ कहें कि वो अधिक है, एक लेवल ऑफ इंटेग्रिटी है, एक लेवल ऑफ ये है। चंगेज़ खान पे फिर आके मैं कहता हूँ कि मैं एक बात कहूँगा कि चंगेज़ खान की जो मिलिट्री थी वो दुनिया की सबसे मेरिटोक्रेटिक मिलिट्री थी, और उसमें रिक्रूटमेंट वो कभी इंटरफेयर नहीं किया करते थे, और यही वजह थी कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने कब्ज़ा किया। तो इसको हम अगर बाद में जब आके भारत की बात करते हैं कि देखिए, भारत की खूबसूरती इसी में है, जिस एडवर्सिटी में हमने डेमोक्रेसी को सस्टेन किया, उसकी वजह यह है कि सोशल ट्रस्ट, ह्यूमन एम्पैथी, लेवल ऑफ ऑल्ट्रुइज़म, ये तमाम चीज़ें हमारे अंदर बहुत अधिक थी। और इस वजह से मैं बहुत ट्राइग्रेस कर रहा हूँ कई दफ़े इसको करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी आइडियाज़ मेरे दिमाग में भी आ रही है, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि एक बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर आपको प्रस्तुत करूँ। आई होप आई हैव कंक्लूडेड इट, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सर, एक यूएस अफ़गानिस्तान में घुसता है, तकरीबन 20 साल वहाँ रहता है, $20 बिलियन और 4 प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, और यूएस तालिबान को तालिबान से रिप्लेस करके वापस आ जाता है। ये जो सिनारियो है, ये बात सर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान में रेडिकलिज्म बहुत बढ़ रहा है। पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ भी शुरू हो गया है। इनके कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इस पे मैंने बहुत कई दफ़े बोला है इस सब्जेक्ट पे, पुरानी बात जब यूएस और अफ़गानिस्तान का था, आज उस पर ज़िक्र नहीं हो रहा है। देखिए, जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म की या रेडिकलिज्म की जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि शायद कोई भी पावर, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, एक पॉइंट के ज़्यादा उसको छेड़ना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अपने आप ये ख़त्म हो जाएगी। तो आपने जो कहा कि इतने साल यूएस रहा, बिल्कुल, लेकिन फिर भी उसने तालिबान को कुछ कंटेन किया, अलकायदा के नेटवर्क को कुछ डेसिमेट किया, यहाँ से उनको कुछ रिलेवेंट किया, जो उनका वर्ल्ड वाइड ये था उसको बहुत ये किया, और उनका मकसद रहा कि किस तरीके से अमेरिका पे ख़तरा नहीं हो। दूसरा, आपने कहा कि जो इस इकोसिस्टम का पाकिस्तान का ये, देखिए, जब जैसे ही ये हुआ था अप्रैल 2021 वगैरह के आसपास या अगस्त में ये निकले थे, लेकिन अप्रैल से अगस्त के बीच में मैंने कहा था कि पाकिस्तान और तालिबान में झगड़ा होना ही होना है, कोई भी ऐसे ग्रुप कोहेसिव हो ही नहीं सकते हैं। और देखें कि अब जो है बाद में शुरू हुआ है, तो ये इनका अपने डायनामिक्स है। तो यूएस की एक असेसमेंट रही, दो चीज़ें इससे साफ में आती हैं कि आप 100% जो है ख़त्म नहीं कर सकते। जब इतने पूरी इकोसिस्टम में कहीं पे भी कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो वो फ्लरिश करेंगी, वो आएंगी, और वो विज़न दुनिया में एक विधि दिखाई नहीं पड़ रही है, वो सोशल ट्रस्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो ग्लोबल लीडरशिप दिखाई नहीं पड़ रही है कि जो इसको एड्रेस करने की कोशिश करे। और तमाम पावर, चाहे कि भले ही वो चाइना भी क्यों ना हो या दूसरे भी क्यों ना हो, वो इस्लामिक रेडिकलिज्म को यूज़ करना चाहते हैं। दूसरा, इस्लामिक रेडिकलिज्म का जो पेनिट्रेशन है, ख़ास करके पाकिस्तान का जो ऑर्गेनाइज क्राइम में,
वो चाहते हैं कि किस तरीके से स्टेट्स को हम कब्ज़ा कर लें, स्टेट पावर को कब्ज़ा कर लें, सही अपने इनकम्बेंट्स को उस जगह में पोजीशन कर दें, और पोजीशन करने के बाद जो है हम अपने पावर को बढ़ाए रखें। तमाम चीज़ों के पीछे आप देखा जाए तो कुछ ग्रुप्स की, कुछ कार्टल्स की पर्सनल एम्बिशन है, दुनिया को हर सिस्टम से अलग करके डोमिनेट करने की टेंडेंसी है। कई जगह होता है क्या है कि सरकार डेमोक्रेटिक है, ये है, लेकिन या तो डिक्टेटर चले जाते हैं तो वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, या डिक्टेटर नहीं भी गए, डेमोक्रेसी में भी वो सबवर्ट करके अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी है, वॉरफेयर है, और उसके पीछे है इंडिविजुअल एम्बिशन, चाहे वो रेडिकलिज्म हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम हो। इसके ज़रिए कुछ लोग को सूट करता है। बहुत सारे देश इस्लामिक हैं, और जैसे हमने कहा इस्लामिक बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस ऐसे हैं जिसके ज़रिए क्राइम करवाना उनको मोटिवेट करके बहुत आसान है। तो ये नहीं कि जो टेररिस्ट है वो बड़ा हीरो है, बहुत हद तक वो फॉर्डर से अधिक नहीं है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, और जो वाकई उसके इस्तेमाल करने वाले हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही हो, ज़रूरी है कि दूसरे पावर हो सकते हैं। हाँ, जिसका पर्सनल कुछ कार्टल्स का एम्बिशन हो, उसको आपको एक मैं और उदाहरण दूंगा कि बहुत साल, कुछ सेंचुरीज पुरानी बात है कि कुछ कैटल थीफ का गैंग हुआ करता था लैटिन अमेरिका में। तो वो कैटल्स को चोरी करते थे। अब जो चोरी करते थे तो चोर कहलाना अच्छी बात तो थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इससे हम डिवाइन फोर्सेस के लिए कैटल चोरी कर रहे हैं। तो जो ऑर्गेनाइज क्राइम को, टेररिज्म को, मास रेप को, मिसोजिनी को, ये ऐसे ख़तरनाक चीज़ें से दूसरे सोसाइटी को बर्बाद करना चाहते हैं, आप उसको रिलीजियस के एंगल दे देते हैं, आप उसको डिविनिटी का एंगल दे देते हैं। तो उससे होगा क्या कि सम डिग्री ऑफ डिसिप्लिन भी आएगी जो इसके फाइटर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं। दूसरा, मोटिवेशन लेवल एक दूसरी जगह से आ जाएगा, और उसका एक बड़ा इकोसिस्टम बन जाएगा। उसमें पैसिव अप्रूवर, एक्टिव कोलैबोरेटर जो शब्द हम लोग कहते हैं, वो सब आ जाते हैं। तो ये एक एलैबोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है, और यहीं पे मैं कहता हूँ कि बड़े ग्लोबल लीडरशिप की ज़रूरत है, जिसमें ऑल्ट्रिज्म हो, जिसमें इंटेग्रिटी हो, जिसमें दुनिया को साथ लेके चलने की और एक बेहतर दुनिया बनाने का पैशन हो, तब हम कहीं आगे जा सकते हैं। एक सर लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फिर हम इसको क्लोज करेंगे। इंडिया की पॉलिसी, what is India's policy on counter terrorism and national security, and according to you क्या गैप्स हैं जहाँ पे अभी भी इस्लामिक टेररिज्म सीप इन कर पा रहा है? नहीं नहीं, भारत ने ये जो स्पेक्टेकुलर वॉर था, अफ़गानिस्तान में मिशन हो या कहीं पे भी मिशन हो, हर जगह एक बैलेंस्ड और मॉडरेट पोजीशन लिया, और इसकी वजह ये रही कि हम उनके एजेंडा से 100% एग्री नहीं करते रहे। एक देखा जाए कि हमारे फॉरेन पॉलिसी में या सिक्योरिटी पॉलिसी में सम डिग्री ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रही कि हम उसको ठीक से देखने की कोशिश करते रहे। दिक्कतें हैं क्योंकि अमेरिका कहता है कि जो भी हमसे एग्री नहीं करेगा हम उसे डेसिमेट कर देंगे, वो हम उससे विश्वास नहीं करते रहे। तो एक रहा गैप कहाँ रहा है? देखिए, गैप ये रहा है कि लोगों को जानकारी नहीं है। गैप ये रहा है कि आज भी अगर देखें कि भारत का पूरा सरकारी ढांचा, मैं टेररिज्म और सिक्योरिटी से अलग निकल के कह रहा हूँ, इसकी ओरिएंटेशन क्या है कि कौन रूल करेगा। ये नहीं है कि कैसे देश को हम एम्पावर करेंगे, वो पेरिफेरल है, सेकेंडरी है। ये लड़ाई चल रही है कि गैंग ए, माफ़ कीजिएगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी बना के आए, उनका वर्चस्व होगा कि दूसरे का वर्चस्व होगा कि तीसरे का वर्चस्व होगा, और इस वर्चस्व के बीच में कुछ लोग असर्ट करते हैं, कुछ लोग सैक्रिफाइस करते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग किसी गैंग को ज्वाइन कर लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी में हो या कॉर्पोरेट में हो, ये हो। तो इस ढांचा ही ये हमारा बहुत ख़राब है। हमारा सोशल इकोसिस्टम उतना बुरा नहीं है, लेकिन ये सरकार का ढांचा जो हमारे सोशल इकोसिस्टम को ख़राब कर रहा है, मेरा ये मानना है, हमारे स्ट्रेंथ को भी डाइल्यूट कर रहा है। दूसरा जो है ये कहना कि क्या है, जब आपकी पॉलिटिकल फंडिंग क्लियर नहीं है तो बहुत स्वाभाविक है कि इस्लामिक ऑर्गेनाइज क्राइम से लोग आपकी पॉलिटिकल फंडिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप ब्लैक मनी जनरेट कर रहे होते हैं तो उस ब्लैक मनी को या डर्टी मनी को पंप इन करना पड़ता है। तो ये इस्लामिस्ट नेटवर्क्स उसमें लगे हुए हैं, बैक एंड पे वही हैं, गंदे काम वो कर रहे हैं, यहाँ से कुछ और हो रहा है, तो उसमें नहीं है, तो उसके फंडिंग का एक ये होता है। तीसरा, आपके मदरसे वगैरह पे जो प्रोपेगेंडा होता है, देवबंद का मैंने जिक्र किया, खुले आम खतरनाक प्रोपेगेंडा होता है, आप उसको कर नहीं पाते हैं। जमाते क्या कहते हैं, जमात इस्लामी तो खैर उसको बैन किया आपने, ये तबलीग जमात जो है, पहली बार वो कहता है कि नहीं ये रिचुअल का तरीका, ये इसका तरीका है। आप सोशल फ्रैक्चर करना चाहते हैं। पढ़े लिखे मुसलमान भी कहते हैं नहीं हम अरबिक आइडेंटिटी को ये करेंगे। भाई ये नाम मुसलमान नहीं है, इब्राहिम, अहमद, मोहम्मद, ये जो है इस्लाम नहीं भी आया था तो उस एरिया के नाम हुआ करते थे।
आप देखें उन नामों को आप लेके करना चाहते हैं, उसको इस्लाम से जोड़ना चाहते हैं, इस्लामिक सिंबल्स वगैरह को लेके आप सोशल फ्रैक्चर करना चाहते हैं और मुसलमानों को ये बताते हैं कि आपको हर क्राइम आपके लिए जायज़ है। तो जो प्रोपेगेंडा है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, वो आप किए जा रहे हैं। दूसरा, आप जो है कोई बेवकूफ़ गरीब मुसलमान है उसको पकड़ के सड़क पे पीट दिया, वो नहीं होता है। और जो रेडिकल है वो क्या काम करता है, जो वाकई मास्टरमाइंड है वो प्यार से कहें जैसे कि आपके इंस्टीट्यूशन को सबवर्ट कर रहा है। करप्शन अगर आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में है तो वो आपके टेररिज्म को बढ़ावा देना ही देना है, सबवर्शन को बढ़ावा देना ही देना है। आप देखिए, मैंने एक पेपर कहीं और लिखा था कि सबवर्शन और टेररिज्म साथ साथ चलते हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम की जो बात करते हैं, जब आपके पुलिस के लोग जो मुंबई में अटैक हुए, जो RDX के 90s में, वो तो पुरानी बात हो गई है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि RDX आया तो जो कस्टम के लोग थे वो अपने पैसे लेके छोड़ देते थे, और आज भी चल रहा है। आज भी कुछ हो जाए तो ये लकी है कि बचेगा। कुछ तो भारत के मोटिवेटेड लोग हैं जो बाहर में ही टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और नतीजा ये होता है कि उनको यहाँ के पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से वो लोग यहाँ पे ख़त्म कर देने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अलग लड़ाई लड़ रही है। आपका जुडिशल प्रोसेस आप देखें, क्या भारत की जुडिशल सिस्टम ऐसी है कि जिसमें कोई सही ईमानदार सिविल सर्वेंट, आम जनता को तो छोड़ दीजिए, वो भी उसको बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। हमारा जुडिशल सिस्टम रिग्ड है। हमारे बहुत सारे सिस्टम वेस्ट ने रिग किए हैं और बाद में इस्लामिस्ट और चाइनीज़ ने रिग किए हैं कि हम अपने ही सिस्टम में हमारे इंस्टीट्यूशन को चोक करके हमें ख़त्म कर दिया जाए एक सिविलाइजेशन के रूप में। सनातन की मैंने बातें की, लेकिन सनातन से बहुत लोगों को ख़तरा भी है, और कुछ हमारे अपने सिस्टम में भी करप्शन है। तो देखिए, ये तमाम चीज़ें स्पेस देती हैं, तमाम चीज़ें आपकी ताकत को ख़त्म करती हैं। और आखिर में मैं कहूँगा कि जो मैं कहता हूँ नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, कि किसी भी बड़े पावर को हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होना चाहिए। वो कॉन्फ्लिक्ट डोमिनेट करने की कॉन्फ्लिक्ट होनी चाहिए। आपको एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड आप तभी कर सकते हैं जब आप भीतर में मजबूत हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ही नहीं मजबूत हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लॉ इन्फोर्समेंट, सोशल ट्रस्ट, ये तमाम चीज़ों को कैसे रिइंफोर्स करेंगे तो भीतर से आप मजबूत होंगे। आपके रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस को भी आपको रिव्यू करने की ज़रूरत है, सोशल प्रैक्टिसेस को करने की ज़रूरत है। 14 दिन अगर आप पूजा करते रहेंगे और व्रत करते रहेंगे तो आपका दुश्मन तो आपको मार करके ख़त्म कर देगा। आप 14 दिन पूजा ही करते रहेंगे, मंदिरों में आप बहुत सारा, क्षमा कीजिएगा, महंगी चीज़ें चढ़ाते रहेंगे और लोगों का स्वास्थ्य नहीं देखेंगे तो आपका पॉपुलेशन तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। तो जब नेशनल सिक्योरिटी की या इसकी बात कर रहे हैं तो देखिए, इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखिए कि हर एक पहलू को आप देख सकें। तो लोगों का हेल्थ बनाइए, लोगों का कैरेक्टर बनाइए, अपने भीतर के इंस्टीट्यूशन को ठीक रखिए, और ये नहीं कि मुसलमान की तरह कलमा पढ़ा के आप उसको कन्वर्ट कर दिए। नहीं नहीं नहीं। जब भारत के लोग गए बहुत सौ साल, 400 BC पूर्व या 4000 BC पूर्व, हमें पता ही नहीं है, जब गए तब इंडोनेशिया में गए, साउथ ईस्ट एशिया में गए, फिलीपींस जो है फार ईस्ट में गए, जापान में गए, जहाँ पे भी गए तो उस समय हम एक बहुत बड़े मैरीटाइम पावर रहे होंगे। मैंने कि हमें शिप बिल्डिंग की टेक्नोलॉजी से लेके मिलिट्री टेक्नोलॉजी से, नेवी की टेक्नोलॉजी से लेके तमाम चीज़ें हमारी मजबूत रही होगी। तो हम जाते हैं, जाके हम लूटते नहीं हैं, हम उनसे अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो हम एक एक्सटेंडेड रिंग ऑफ सिक्योरिटी बनाते हैं अपने आसपास में। तो वही मेरा कहना है कि आप बाहर चलते रह जाइए, एक्सपैंड कीजिए, लोगों को एम्पावर कीजिए, और लोगों को एम्पावर करने के लिए ज़रूरी है कि आप भीतर में पहले बहुत मजबूत हों, और दूसरों की तरह कि हम उनको लूटेंगे, उनको गुलाम बनाएंगे, जो हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारी परंपराओं में नहीं है। हमारा कहना है कि हम तो मजबूत हैं, आपको भी मजबूत बनाएंगे, हम तो संपन्न हैं, आपको भी संपन्न बनाएंगे। तो वो एक नेशनल विजन नहीं है, हम एक डायरेक्शनलेस सिविलाइजेशन के रूप में आज पहुंच गए हैं। तो देखिए, मैंने शुरुआत ज़रूर नेशनल सिक्योरिटी से ब्यूरोक्रेटिक कैरियर की शुरुआत की। उसके पहले शायद आपको पता नहीं होगा कि 8 से 9 साल में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा, बड़े शेड में रहा। तो जो मेरा ओरिएंटेशन या आउटलुक है वो थोड़ा सा अलग है, और आज मैं कन्विंस्ड हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी कागजी डॉक्ट्रिन में नहीं होना चाहिए, एक नेशनल विजन के रूप में होना चाहिए। और हम सांस लेने से लेके, सो के उठने से लेके, कुछ भी काम, हर काम उसी पहलू में होना चाहिए जिसमें आप, उसको मैं भारत तंत्र कहता हूँ, कि उसी में आप सोइए, उठिए, जागिए और हर एक्शन कीजिए। बहुत ज़बरदस्त एंटरप्राइज़ है। अपनी सोसाइटी को डायनेमिक बनाइए, अपने फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल तमाम कैपेसिटीज़ को ऑप्टिमाइज़ कीजिए, अपने एनर्जीज़ को ऑप्टिमाइज़ कीजिए, जो नहीं हो रहा है। तो सर, आपने तमाम मुद्दों पे बातें की, हमने तमाम चीज़ों पे चर्चा की, इंटरनल सिक्योरिटी से लेके नेशनल सिक्योरिटी तक, मिडल ईस्ट को भी हमने छुआ, हमने पाकिस्तान को भी छुआ, हमने इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ में जो कुछ दिक्कतें हैं हमने उनके ऊपर भी चर्चा की। सर, हमारे
व्यूवर्स को समझाने के लिए, बहुत ही सरल भाषा में बताने के लिए इतने कॉम्प्लेक्स मुद्दे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मयंक कश्यप, इंडिया डेली लाइव की तरफ से आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।